ओके, वेरी गुड इवनिंग। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में अपने ने प्राइवेट डिफेंस चालू किया, जिसमें हमने ये बोला कि भाई प्राइवेट डिफेंस दो तरह के होते हैं, बॉडी, प्रॉपर्टी। उसमें हमने ये बात की भाई प्रॉपर्टी के अंदर दोनों मूवेबल इमूवेबल सब आता है। बॉडी के अंदर आप खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस की राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हो। सेम बात प्रॉपर्टी में भी है, खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे किसी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, बॉडी के अंदर हमने पढ़ा कि कब आप डेथ कोज कर सकते हो, कब आप डेथ नहीं कर सकते हो, और उसके बाद हमने पढ़ा भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब चालू होती है, मतलब कब आपके पास वो राइट आती है, एंड कब तक वो राइट कंटिन्यू रहती है। इसके अंदर हमने लगभग ये बातें बोली, और हमने कमेंसमेंट और कंटिन्यूस में इतनी सी बात बोली कि भाई जहां से आपको फियर चालू होता है कि आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है या किसी और की बॉडी को नुकसान हो सकता है, वहां से आपके पास प्राइवेट डिफेंस की राइट आ जाती है। चाहे वो एक्ट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विच मीन्स आपके पास राइट टू डिफेंड योर बॉडी है अगेंस्ट एक्ट, अटेम्प्ट, थ्रेट। एक्ट हो रहा है तब भी है, अभी एक्ट हुआ नहीं है पर आपको एक फियर है कि एक्ट हो सकता है, तब भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। दूसरा, कंटिन्यू। कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक आपके पास जब तक जो डेंजर टू बॉडी है कंटिन्यू रहता है। जब तक डेंजर टू बॉडी कंटिन्यू रहता है, दैट मीन्स थ्रेट से, थ्रेट, अटेम्प्ट, एक्ट से लेकर, कोई फियर चालू होने से लेकर जब तक एक्ट हो रहा है, जहां एक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी नहीं है, क्योंकि एक्ट कंप्लीट हो गया दैट मीन्स बॉडी को नुकसान हो चुका है, अब राइट नहीं है, उसके बाद आप राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये इसके अंदर हमने छोटा थोड़ा बहुत इन शॉर्ट पढ़ा था। कोई भी डाउट इसको लेकर? कमेंसमेंट में हम क्या बोल सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस होता है? जहां से आपका फियर स्टार्ट होता है। कब तक कंटिन्यू रहता है? जब तक डेंजर टू बॉडी कंटिन्यू रहता है। इस बात में कोई भी डाउट? क्योंकि यही तीन चीजें हम यहां भी पढ़ेंगे कि कब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंड प्रॉपर्टी के अंदर डेथ कोज कर सकते हो, कब डेथ कोज नहीं कर सकते हो, ये सब बातें। ठीक है, अब अपने आते हैं, इसको हटा देते हैं अपने। अब आते हैं राइट ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 41 टू 43, जिसके अंदर भी हमको तीन ही बातें पढ़नी है कि कब आप राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए सामने वाले की डेथ कोज कर सकते हो, कब आप डेथ कोज नहीं कर सकते हो। हमने कल ये बात पढ़ी थी कि आपके पास राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी कब होती है? आपके पास राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी होती है अगेंस्ट रॉबरी, अगेंस्ट थेफ्ट, अगेंस्ट मिसचिफ एंड अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास। आरटीएमसी, रॉबरी, थेफ्ट, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर एक्ट इनमें से किसी भी कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस में आता है तभी आपके पास राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्सटोर्शन नहीं है राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। अगर जो एक्ट है वो रॉबरी है, वो थेफ्ट है, वो मिसचीफ है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास है, तभी ही वो आपके पास राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी होगा। सेम, लगभग सी सेम बातें यहां है।
कि कब आप राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी के अंदर डेथ कोज कर सकते हो। कुछ एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है, लगभग तो सेम है, बस अपने को याद रखना है कौन सा नहीं है या कौन कौन से हैं। रॉबरी के केस के अंदर, हाउस ब्रेकिंग क्या होता है ये भी बता दूंगा अभी। आफ्टर सनसेट, बिफोर सनराइज, थेफ्ट, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, जो आपको एप्रीहेंशन देता है कि डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। चौथा इज मिसचिफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस ऑन हाउस, बिल्डिंग, फॉर पीपल। अब इस पर ध्यान देना। देखो पहले कुछ एक बेसिक बता देता हूँ कि भाई ये ऑफेंसेस है क्या, ताकि अपने को अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। भाई रॉबरी का मतलब होता है अगर आप फोर्सफुली चोरी कर रहे हो। फोर्सफुली चोरी का मतलब है, भाई देखो चोरी एक तो क्या होती है कि मैं किसी के घर में गया, उसको पता नहीं लगने दिया, उसके मन में किसी भी तरह का मैंने डर पैदा नहीं किया, चुपचाप उसके घर पे गया, सामान उठाया, निकल आया, ऐसा कुछ किया, ये है थेफ्ट। भाई उसके मन में डर नहीं आया। अब आता है मैंने थेफ्ट किसी कैसे किया, उसके घर में घुसा, उसको पकड़ा, उसको कॉलर से पकड़ा, नीचे गिराया और उसको बोला जितना पैसा है मुझे दो। दैट इज रॉबरी। क्यों? मैंने उसके मन में डर बना दिया। तो हम बोलते हैं कि अगर थेफ्ट, अगर एक्सटॉर्शन फोर्सफुली किया गया है, सामने वाले को डरा कर किया गया है, दैट इज रॉबरी। ये होता है रॉबरी। तो अपन नॉर्मल सुनते हैं ना कि भाई एक आदमी सड़क से जा रहा था, सामने से एक आदमी आता है, उसको बोलता है, चाकू दिखा के बोलता है जितना पैसा है निकाल दो, दैट इज रॉबरी। डर पैदा किया गया मन में, वो है रॉबरी। तो कहीं भी अभी फोर्स यूज करके किसी से आप पैसा लेते हो, उसको डरा के, उसको धमका के, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में फर्क होता है। बट अपने बस अभी रॉबरी में इतना ध्यान रख लेना, रॉबरी और एक्सटॉर्शन में क्या फर्क होता है वो अपने जब ऑफेंसेस अफेक्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब देखेंगे। रॉबरी में बस इतना ध्यान रख लेना कि अगर फोर्सफुली थेफ्ट हो रहा है, फोर्सफुली एक्सटॉर्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रॉबरी। एक दूसरा, हाउस ब्रेकिंग का मतलब होता है जबरदस्ती घर में घुसना, फोर्स से घर में घुसना। मान लो गेट तोड़ के घर में घुसना, गेट तोड़ के, या फिर मान लो बोल सकते हैं लॉक वगैरह तोड़ के घर में घुसना। अ, मान लो घर के बाहर गार्ड खड़ा था, उस गार्ड को पीट के घर में घुसना, उसको हम बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। ब्रेकिंग वर्ड ही मतलब खुद क्या बता रहा है, फोर्सफुली। एक तो होता है आपने हाउस ट्रेसपास किया, ट्रेसपास इज लाइक ठीक है आपने गेट खोला अंदर आ गए, ओके। हाउस ब्रेकिंग क्या है, फोर्सफुली गेट तोड़ के, लॉक तोड़ के, गेट पे कोई गार्ड खड़ा था उसको मार के या फिर उसको डरा के आप अंदर घुसे, जिसने आपको रोकने की कोशिश की, दैट इज हाउस ब्रेकिंग। तीसरा क्या है, थेफ्ट, मिसचिफ। थेफ्ट अपने को पता ही है, चोरी। मिसचिफ का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान करना। कैसे? आपने मान लो किसी की गाड़ी तोड़ रहे हो, किसी की बाइक तोड़ रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ है। किसी की मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर है, उसके घर को तोड़ रहे हो, मान लो घर के बाहर उसके जो गेट वेट लगे हुए हैं उनको डंडा डंडा मार के तोड़ रहे हो, दैट इज मिसचिफ, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। क्रिमिनल ट्रेसपास, दो तरह के ट्रेसपास होते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसना या फिर बिना परमिशन के घुसना। अगर तो आप किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ भी हो, घर है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो है क्रिमिनल ट्रेसपास। दोबारा बोल रहा हूं, अगर जो प्रॉपर्टी है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, लैंड है, ठीक है, कोई भी पब्लिक लैंड हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये तो है क्रिमिनल ट्रेसपास। बट वही क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास कब बन जाता है कि जब
आप जो क्रिमिनल ट्रेसपास, जो आप किसी की जो जिस प्रॉपर्टी में आप जबरदस्ती घुस रहे हो, वो प्रॉपर्टी क्या है? घर है जिसमें लोग रहते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? कोई बिल्डिंग है जिसमें लोग रहते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? कोई ऐसी जगह है जो मंदिर है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, या फिर कोई गोडाउन गोडाउन है, जैसे कि किसी क्या कहते हैं, कोई सामान वगैरह रखने, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी को सामान रखने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ट्रेसपास। सॉरी सॉरी, दैट इज कॉल्ड हाउस ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास में फर्क क्या है? अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस रहे हैं बिना परमिशन, दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो घर है, वो बिल्डिंग है जहां पर लोग रहते हैं, या फिर जो प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए है, हम उसको बोलते हैं हाउस ट्रेसपास। अदरवाइज वो क्या कहलाता है? क्रिमिनल ट्रेसपास। फॉर एग्जाम्पल, किसी की जमीन में घुस रहे हो, किसी की जमीन है, 5-10 बीघा जमीन है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा, वो हाउस ट्रेसपास नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो वहां पर कोई लोग रह रहे हैं, ना ही वो किसी गोदाम के लिए यूज किया जा रहा है, ना ही वो प्लेस ऑफ वर्शिप है। दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास। फिर आता है चौथा इज मिसचिफ। चौथा क्या है? मिसचिफ। मिसचिफ के अंदर क्या है? देखो, मिसचिफ अपने पहले भी बोल चुके हैं कि मिसचिफ का मतलब होता है कि भाई किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान करना। यहां पर क्या बोल रहा है? किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान करना बाय फायर या फिर बाय एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, बॉम्ब लगा के। कि भाई कोई मेरे घर को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे घर को आग लगाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज मिसचिफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। तो सेक्शन जो है अपना 41, वो ये कहता है कि अगर रॉबरी का केस है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, मतलब आफ्टर सनसेट का केस है, भाई अंधेरे के अंदर हाउस ब्रेकिंग करने की कोशिश हो रही है, थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, जो आपको ये एप्रीहेंशन, जो आपके मन में ये फियर क्रिएट कर रहा है कि आपकी डेथ हो सकती है, आपकी ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई आदमी, मेरे घर में कोई आदमी घुसने की कोशिश कर रहा है, उसके पास गन वगैरह, बंदूक वगैरह है, मेरे मन में डर होगा कि वो मुझे जान से भी मार सकता है। वहां पर मैं उसकी डेथ कोज कर सकता हूं टू प्रिवेंट सच मिसचीफ। मिसचीफ बाय फायर, मेरे घर को कोई आग लगा रहा है, मेरे घर को कोई बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी डेथ कोज कर सकता हूं। कोई भी डाउट इस चीज को लेकर? यही 4 कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं जिसमें आप डेथ कोज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस जो हैं, इनको अच्छे से याद करना। आपका प्री में, आपके मेंस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब डेथ कोज हो सकती है, कब डेथ नहीं हो सकती है। सॉरी, यहाँ ये क्रिमिनल नहीं, हाउस है। यस, इसमें अभी तक कोई भी डाउट? RTMC, RTMH। अब इसको याद करने का देख लेना। देखो, आपके पास 2 चीजें आती हैं, RTMC, RTMH। RTMC तो है कि भाई ये वो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है जिनके जिनके खिलाफ आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, विच इज R से रॉबरी, T से थेफ्ट, M से मिसचीफ, C से क्रिमिनल ट्रेसपास। ये वो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है जिनके जिनके खिलाफ आपके पास क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। अब आते हैं नीचे, वो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस लिखे हुए हैं जिनके खिलाफ आप डेथ कोज कर सकते हो, विच इज R से रॉबरी, T से सेम थेफ्ट, M से मिसचीफ, H से हाउस ट्रेसपास। ध्यान देना, R से रॉबरी, T से थेफ्ट, M से मिसचीफ, H से हाउस ट्रेसपास। फिर उसके बाद M से मिसचीफ बाय फायर और लिख देना, एंड देन H से एक और लिख देना, हाउस ब्रेकिंग। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 आपके पास ऑफेंसेस हैं। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन आप लिख दोगे, लाइक हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, जो आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट की, बट आपको ये याद हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज जो आप प्री में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इसके अंदर, इस सेक्शन से, कि भाई कौन सा ऐसा ऑफेंस है
जिसके खिलाफ आप डेथ नहीं कोज कर सकते हो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है जिसमें आप डेथ नहीं कोज कर सकते हो? क्रिमिनल ट्रेसपास। हमेशा ये ऑप्शन में होगा, क्योंकि आरटीएमसी आरटीएमएच यहां पर सिर्फ सी चेंज हुआ है, लगभग चीजें सेम है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास में आप डेथ नहीं कोज कर सकते हो, ये ध्यान देना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत अच्छे से याद करना इस चीज को। कोई भी डाउट फिर अपने इसके अगले टॉपिक पे आते हैं कि भाई कब डेथ कॉज कर सकते हो, हमने पढ़ लिया। यस, कोई भी डाउट फिर अपने आगे चलते हैं। चलो अब अपने आते हैं इसी का अगला कि भाई हमने ये पढ़ लिया डेथ कब कोज कर सकते हैं, उसी का अगला कि भाई डेथ कोज कब नहीं कर सकते हो। तो उसके अंदर सिर्फ इतना सा लिख देना, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि आता नहीं है, बट अगर कभी पूछ ले भाई डेथ कोज कब नहीं कर सकते हो, तो बस उसमें इतना लिख देना कि अगर जो थेफ्ट है, जो मिसचीफ है, वो जो क्रिमिनल ट्रेसपास है। हमने रॉबरी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रॉबरी के अंदर तो आप डेथ कोज कर ही सकते हो, रॉबरी में कोई भी इन्होंने आगे कैटेगरी नहीं बनाई, कोई भी इन्होंने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं क्रिएट किए। बाकी सब में इन्होंने कुछ ना कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए हैं। जैसे अगर मैं थेफ्ट की बात करूं, तो ये बोल रहे हैं नॉर्मल थेफ्ट नहीं, वो थेफ्ट जिसमें आपको लगता है कि आपकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। मिसचीफ में वो मिसचीफ जिसमें आपको लगता है कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। हर तरह का मिसचीफ या हर तरह के थेफ्ट में आप डेथ नहीं कोज कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं कि कोई भी ऐसा थेफ्ट, कोई भी ऐसा मिसचीफ, कोई भी ऐसा क्रिमिनल ट्रेसपास जो सेक्शन 41 की कैटेगरी में नहीं आता है, उस केस के अंदर आप डेथ नहीं कोज कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी हार्म कोज कर सकते हो। कोई भी डाउट इस चीज को लेकर? तो अगर वो आपसे ये पूछता है भाई कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें डेथ नहीं कोज की जा सकती, थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, वो कैटेगरी ऑफ थेफ्ट, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास जो सेक्शन 41 में नहीं आते हैं, उस केस के अंदर हम डेथ नहीं कोज कर सकते। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? तो देखा जाए तो अल्टीमेटली तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन 41 ही है, क्योंकि 42 तो कुछ भी नहीं है। यस, कोई भी डाउट? क्योंकि फिर अब अपने आते हैं उस टॉपिक पे जो इस बार मेंस में पूछा गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब कमेंस होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। हाँ, दोबारा बता देता हूं, देखो ये आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया? नहीं तो दोबारा बता देता हूं। आरटीएमसी आरटीएमएच, हमारे पास दो 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 कैटेगरी याद कर लेना। पहला आरटीएमसी, आरटीएमसी वो कैटेगरी है जिसके खिलाफ, जिन कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस के खिलाफ आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। कौन कौन से हैं? रॉबरी, थेफ्ट, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। रॉबरी, थेफ्ट, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास वो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं जिनके खिलाफ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सरसाइज कर सकते हो। अब हमारे लिए अगली बात ये आती है कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में हम डेथ कब कर सकते हैं? उसमें हमारे पास कैटेगरी है रॉबरी, थेफ्ट, मिसचिफ, सॉरी आरटीएमएच, आरटीएमएच विच इज रॉबरी, थेफ्ट, मिसचिफ, हाउस ट्रेसपास। टी से थेफ्ट, एम से मिसचिफ, एच से हाउस ट्रेसपास, फिर एम से मिसचिफ बाय फायर, एच से हाउस ब्रेकिंग। बट चलो वो तो अपने याद करने के लिए बोल दे रहे हैं टी से थेफ्ट, पर हर नॉर्मल थेफ्ट में डेथ नहीं कर सकते हो।
थेफ्ट कौन सा होना चाहिए? वो थेफ्ट जिसमें आपको लगता है कि आपकी डेथ हो सकती है या आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तब आप सामने वाले की डेथ कोज कर सकते हो। मिसचीफ में भी क्या है, नॉर्मल मिसचीफ नहीं, वो मिसचीफ जिसमें आपको लगता है कि आपकी डेथ या आपकी ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। तो इसके अंदर हर थेफ्ट, हर मिसचीफ या हर तरह के हाउस ट्रेसपास की बात कर दूं या हर तरह के क्रिमिनल ट्रेसपास के केस के अंदर तो आप डेथ नहीं कर सकते हो। वो थेफ्ट, वो मिसचीफ या वो हाउस ट्रेसपास जिसमें आपको लगता है कि आपकी डेथ या आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तभी आप डेथ कोज कर सकते हो। सही है। तो वही बात सेक्शन 42 बोलता है। सेक्शन 42 बोलता है कि भाई सेक्शन 41 में हमने बता दिया कि कब 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 आप डेथ कोज कर सकते हो, जो भी रॉन्ग डूअर है, जो भी एक्ट कर रहा है, हमने सेक्शन 41 में बता दिया। उसके अलावा कोई भी कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं, कोई भी कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस मतलब उसके अलावा थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि हम तो ऊपर वाला ही लेंगे ना, क्योंकि आरटीएमसी के खिलाफ ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। उसके अलावा कोई भी ऐसा कैटेगरी ऑफ थेफ्ट, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास है जो सेक्शन 41 की कैटेगरी में नहीं आता है, उसके खिलाफ, उस ऑफेंस के खिलाफ आप डेथ नहीं कोज कर सकते हो। बाकी आप किसी भी तरह का हार्म कोज कर सकते हो। इसमें हमने रॉबरी क्यों नहीं बोला? क्योंकि सेक्शन 41 के अंदर रॉबरी वर्ड पूरा लिख दिया, उसमें कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं बनाई, सिर्फ रॉबरी वर्ड लिख दिया। तो रॉबरी तो यहाँ 42 में नहीं लिखेंगे, बाकी लिख देंगे कि वो कैटेगरी ऑफ थेफ्ट, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास जो सेक्शन 41 की कैटेगरी में नहीं आता है, उसके खिलाफ, उस एक्ट के खिलाफ आप हार्म कोज कर सकते हो पर डेथ नहीं कर सकते हो। यस, कोई डाउट अब? ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर लेना, आरटीएमसी, आरटीएमएच, पहले ये वाले अल्फाबेट याद कर लेना, फिर इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। अब आते हैं इस टॉपिक का वो क्वेश्चन जो इस बार मेंस में आया था। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट अगर अपने उसकी बेरेट की लैंग्वेज में जाएंगे तो अपने को थोड़ा बहुत वहां पे एफर्ट डालना पड़ता है। तो अपने उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने उसको करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। कभी ये प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी से पूछ लेते हैं, कभी ये प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से पूछ लेते हैं, कभी बॉडी में ये पूछ लेते हैं कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में डेथ कब कर सकते हैं, कभी ये प्रॉपर्टी वाले में पूछ लेते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में डेथ कब कर सकते हैं, कभी ये वाला पूछ लेते हैं कमेंसमेंट कंटिन्यूएंस, जैसे इस बार राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में पूछा कमेंसमेंट कंटिन्यूएंस, नहीं तो ये कई बार राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अपने इसका एक एक सेक्शन अच्छे से पढ़ना, प्री मीन्स दोनों जगह आता है ये। ठीक है, अब आते हैं राइट टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, सेक्शन 41 से 44, ओ सॉरी 43, सेक्शन 43 कमेंसमेंट, पहले कमेंसमेंट पढ़ लेते हैं सीधा सकते हो। कमेंसमेंट का मतलब है कि आपके पास राइट आता कब से है। तो सिंपल सी बात है कि भाई जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरी प्रॉपर्टी को डेंजर है, व्हेन डेंजर टू द प्रॉपर्टी अराइजेज, चाहे एक्ट हुआ हो चाहे एक्ट नहीं हुआ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई एक्ट स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर मुझे लगता है कि कोई एक पर्सन है वो मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे पास राइट है। अब मान लो कोई मेरे घर को आग लगाने आया हुआ है, तो मैं वेट थोड़ी करूंगा कि भाई कब वो पेट्रोल छिड़के, कब वो माचिस की तिल्ली जलाए, तब मैं राइट एक्सरसाइज करूं। मुझे लग रहा है कि यार मेरे घर के बाहर एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में एक पेट्रोल की बोतल है, एक बोतल है जिसमें कुछ लिक्विड है, और वो काफी गुस्से में लग रहा है, उस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे घर को नुकसान पहुंचा सकता है, मैं राइट एक्सरसाइज करूंगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान है। ये आपको कानून बोल रहा है, कानून ये नहीं कह रहा कि आप वेट करो कि जब एक्ट चालू होगा तभी आप राइट आएगी आपके पास, नहीं, कानून कह रहा है कि आपके पास राइट तभी आ जाएगी जैसे ही डेंजर टू प्रॉपर्टी अराइज होता है, चाहे एक्ट हुआ हो
चाहे अटेम्प्ट हो। अटेम्प्ट का मतलब होता है कि भाई एक्ट चालू नहीं हुआ था बट चालू होने वाला था। अब आपके घर के बाहर कोई बोतल पेट्रोल की बोतल लेके खड़ा है, आपको ऐसा ऑब्वियस बॉडी लैंग्वेज सर्कमस्टेंसेस से आपको ऐसा लगेगा, तो आपको लग रहा है कि वो मेरे घर को आग लगा सकता है, तो दैट इज अटेम्प्ट। चाहे उसने अभी तक हो सकता है बोतल खोल के ये क्या कहते हैं पेट्रोल जो है नहीं फेंका होगा। तो दिस इज सिंपल कि भाई कमेंसमेंट कब होती है, जैसे ही राइट डेंजर टू प्रॉपर्टी अराइज होता है, आइदर बाय एक्ट आइदर बाय अटेम्प्ट। एक्ट मीन्स चाहे ट्रांजैक्शन एक्ट चालू हो गया है, चाहे एक्ट चालू नहीं हुआ है, एक्ट चालू होने वाला है। एक चीज अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू कब तक रहेगा। कब तक डेंजर टू प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगा, इसमें ऐसे पढ़ना, थेफ्ट के केस में अलग कहानी है, रॉबरी के केस में अलग कहानी है। थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, ये हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के केस में अलग कहानी है। फिर मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो हाउस ट्रेसपास के केस में अलग कहानी है। हमने लगभग यही सब पढ़े हैं आरटीएमसी आरटीएमएच के अंदर। ये वर्ड ये अल्फाबेट याद कर लो, हमने इसके अंदर यही ऑफेंसेस पढ़े, आर से रॉबरी, टी से थेफ्ट, एम से मिसचीफ, सी से क्रिमिनल ट्रेसपास, फिर चाहे आरटीएमएच रिपीट कर दो, रॉबरी, theft, then we have is mischief, then we have is हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट जो हमने एच में पढ़ा था, यही सब पढ़े। अब इसके अंदर देख लो क्या क्या है। थेफ्ट के केस के अंदर सिर्फ एक थेफ्ट ऐसा है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थेफ्ट के केस के अंदर आपके पास राइट तब तक रहती है जब तक आपने या तो अथॉरिटी की असिस्टेंस ऑब्टेन कर ली हो। अथॉरिटी मतलब कि भाई पुलिस वाले को आपने बुला लिया, वो आ गया, आपके पास तब तक है। जब पुलिस वाला आ गया या अथॉरिटी आ गई, अब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। अब अथॉरिटी जो जिस पर्सन के पास अधिकार है उसको अरेस्ट करने का, उसको पकड़ने का, अब उसके पास है, जो करेगा। अब आपके पास राइट नहीं है एक। तो जब तक आप अथॉरिटी की असिस्टेंस नहीं ले लेते या जब तक अथॉरिटी नहीं आ जाती, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर से किसी ने चोरी की, मेरे को तब नहीं पता लगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अभी दिवाली का समय चल रहा है, ठीक है। अब दिवाली का समय चल रहा है तो सब लोग साफ सफाइयाँ ये है। तो हुआ ये कि मान लो मैं ही हूँ, चलो मेरे पे ही ले लेते हैं कि भाई घर में साफ सफाई हुई, कबाड़िए को बुलाया, उसको बोला कि भैया ये सामान ले जाओ। अब हुआ क्या कि भाई सामान काफी था तो मैं सामान ला के रख रहा था, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। कबाड़िया बाहर बैठा था, उसको लगा कि यार ये बंदा तो अंदर जाता है कम से कम 10 मिनट बाद आता है। उसने क्या किया, लॉन में बैठा था, उसने एक काम किया कि जैसे ही मैं अंदर गया उसने देखा आसपास कोई जगह कोई कीमती चीज हो। उसने मान लो मेरी एक गाड़ी का टायर था, उसका जो रिम होता है, लोहे का जो रिम होता है, वो उसने उठा के अपने पास रख लिया। अब उस समय मुझे भी ध्यान नहीं रहा, जब मैंने उसको सामान दिया वो सब कुछ हो गया, वो चला गया। बाद में मैंने देखा कि यार रिम कहाँ गया, गाड़ी का रिम कहाँ गया, गाड़ी का रिम मुझे दिखा नहीं। अब वो कबाड़िया जस्ट निकला ही था, मैं उसके पीछे निकला कि भाई उसको ढूंढने। अब यहाँ पर कबाड़िया ये नहीं बोल सकता, मान लो मैं उसको पकड़ने के लिए अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर मैं उसको पकड़ता हूँ, उसके ऊपर कोई फोर्स यूज करता हूँ, चलो डेथ नहीं कर सकता ऑब्वियस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मेरी डेथ कर रहा है, मुझे ग्रीवियस है, तो डेथ नहीं कर सकता। बट अगर मैं उस पर फोर्स यूज करता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, उसके एक आधे दो थप्पड़ लगा देता हूँ, तो मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। वहां वो ये नहीं बोल सकता कि अरे ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हो गई, नहीं सर। थेफ्ट के केस के अंदर आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कहां से चालू होता है, जैसे ही डेंजर टू प्रॉपर्टी चालू हुआ। और कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक आप अथॉरिटी की असिस्टेंस नहीं ले लेते। अगर वहां पुलिस वाले आ गए, अब मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, अब नहीं मैं उसको कुछ कह सकता, फिर वो एज पर लॉ मेरे खिलाफ जा सकता है। एक दूसरा, प्रॉपर्टी अगर रिकवर हो गई तो मैंने उससे प्रॉपर्टी मेरी रिकवर कर ली, उसके बाद भी मैं उसको मार रहा हूं, नहीं, अब प्रॉपर्टी का राइट नहीं। क्यों, आपने प्रॉपर्टी तो रिकवर कर ली। हाँ, आप उसको पकड़ के रख लो, पुलिस वाले आ रहे हैं उसको ले जाएंगे अलग है, बट मैं उसको मार रहा हूँ और बाद में बोल रहा हूँ सर मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। कानून बोलेगा भैया प्रॉपर्टी तो तुमने रिकवर कर ली ना,
हाँ, तुम उसको चेकिंग करते, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं मिली, पर तुम्हारे पास तुम्हारे घर में कैमरा लगा हुआ है, तुमने देखा कि निकाल के तो यही गया है, रिम तो यही उठा के लेके गया। तब अगर आप प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए उसके एक दो थप्पड़ लगा देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास राइट टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी है। तो थेफ्ट के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान देना। इस एग्जाम्पल को बना लेना, ये जो एग्जाम्पल है ना ये थेफ्ट वाला, ऐसा ही एग्जाम्पल बना लेना और उसी एग्जाम्पल के हिसाब से इसको लिख लेना कि भाई थेफ्ट के केस के अंदर राइट ऑफ प्रॉपर्टी कहां से चालू होती है, जैसे डेंजर ऑफ प्रॉपर्टी चालू होता है, और कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक प्रॉपर्टी ना रिकवर हो जाए। भाई अगर मैं कबाड़िए के पीछे गया और उससे मेरे को मेरी प्रॉपर्टी मिल गई, अब मैं उसको मार नहीं सकता हूं, अब मैं नहीं उसके दो थप्पड़ मार रहा हूं और बाद में बोल रहा हूं कि मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कर दिया। नो, आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो गई ना, आप उसको पकड़ के रख लो, पुलिस को बुला लो, पुलिस को दे दो, अलग चीज है, बट आप उसको मार नहीं सकते क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी रिकवर हो चुकी है। दूसरा, असिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी, असिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑब्टेन्ड। अगर आपने अथॉरिटी की असिस्टेंस ही ले ली, आपके वहां पर मौके पर पुलिस आ गई है, उसके बाद भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। इसको लेकर कोई भी डाउट, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो आपको दिक्कत कर सकता है। हालांकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कभी नहीं आएगा, बट इसको पढ़ना अच्छे से, क्योंकि यही क्वेश्चन इस बार मेंस में आया था। आई थिंक 4 नंबर का था, 4 का ही होगा, 3-4 नंबर का था, 6 का तो नहीं था। यस, इस वाले पॉइंट को लेकर कोई भी डाउट, क्योंकि इसके बाद तो बहुत सिंपल है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अभी बताता हूं, पहले इसमें बताओ कोई डाउट। दोबारा बताता हूँ, इस पे एक बार इतने पे रखना, ठीक है। नहीं नहीं, एक बार ना इस वाले पॉइंट को हटा देना, क्योंकि इस पॉइंट को अभी मैं बताऊंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि ये पॉइंट क्यों इतना रेलेवेंट नहीं है। दोबारा आते हैं, एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं पहले, ताकि अपने ये समझ लें कि भाई ये राइट मेरे पास कंटिन्यू कब तक रहेगा। अपने बात कर रहे हैं चोरी की, हमने पहले तो इसके अंदर कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी के अंदर कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस बनाए हुए हैं, रॉबरी, थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये सब कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस बनाए। इस पूरे को एक ले लेते हैं, इस पूरे को एक ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहला एक उठा लेते हैं, थेफ्ट। सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं, दिवाली का समय चल रहा है, मैंने, मेरे घर में कबाड़ इकट्ठा हुआ, कबाड़ बेचना था, कबाड़ियों को बुलाया, कबाड़िया आया, कबाड़िया आया, मैंने उसको सामान दिया, मैं 10 मिनट के लिए घर के अंदर गया, तो कबाड़िया लॉन में बैठा था। उसने क्या किया, आसपास एक गाड़ी का रिम देखा, गाड़ी का टायर पड़ा था, तो गाड़ी का जो रिम होता है वो पड़ा था, उसने क्या किया, वो रिम भी उसके सामान के अंदर डाल दिया। अब मुझे ये बात पता नहीं थी, तो सामान लेकर चला गया। बाद में मेरा ध्यान गया कि यार यहाँ पे गाड़ी का मेरा टायर पड़ा था, वो कहाँ गया। ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ, हेलो। सॉरी। हाँ, हाँ, ठीक है। वो एक्चुअली सर का फोन था, वो क्योंकि रिजल्ट आने वाला है ना, तो इसीलिए फोन आया था। चलो मुद्दे पे आते हैं अपने। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, वो रिम लेकर चला गया, दैट मीन्स घर से चोरी हुई है, थेफ्ट। घर से चोरी हुई, थेफ्ट हुई। अब कहानी ये उठती है कि भाई मेरे पास मेरी राइट, प्रॉपर्टी को राइट, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की राइट है या नहीं है, कंटिन्यू है या नहीं है। ठीक है जी, अब हुआ ये
कि भाई कब मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट हो सकता है, क्या वो कंटिन्यू है या नहीं। क्योंकि सिंपल सी भाषा में तो कानून क्या बोल सकता है कि यार वो तो प्रॉपर्टी ले गया, अब आपके पास प्रोटेक्ट करने का राइट किस बात का हुआ। कि भाई वो तो प्रॉपर्टी ले गया, आपका जो पॉइंट है, ऑफेंडर तो प्रॉपर्टी ले गया, ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, वो तो प्रॉपर्टी ले गया, अब आपके पास राइट किस चीज का है। कानून कहता है नहीं, आपके पास राइट 3 केसेस में होगा। अगर थेफ्ट का केस है तो आपके पास राइट तब तक कंटिन्यू रहेगा अगर तीनों में से कोई भी एक सर्कमस्टेंसेस है। पहला, ऑफेंडर प्रॉपर्टी ले गया या प्रॉपर्टी को ले जाने से आप रोक रहे हो, आपके पास राइट है, आप उसको हार्म कोज कर सकते हो। ऑफेंडर प्रॉपर्टी ले जाने की कोशिश कर रहा है, ऑफेंडर प्रॉपर्टी ले जा रहा है, ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ले जाने की कोशिश कर रहा है, आप अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी। एक, अब वो लेके चला गया, मेरे को तो पता ही नहीं लगा, या तो वो ले जा रहा होता, वो लॉन में से उठा रहा होता और मैं उसको देख लेता, मैं प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कर सकता था, उसकी डेथ नहीं कर सकता, क्योंकि डेथ के लिए तो मेरे को कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि वो कैटेगरी नहीं है 41 वाली, डेथ नहीं कोज कर सकता बट हार्म कर सकता हूं। एक, पहला सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो प्रॉपर्टी उठा रहा था और मैंने उसको देख लिया, मैं अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हार्म कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि पहला सर्कमस्टेंस है टू प्रोटेक्ट द डिफेंडर फ्रॉम रिट्रीटिंग द प्रॉपर्टी, अगर डिफेंडर मेरी प्रॉपर्टी को ले जा रहा है उसको रोकने के लिए। एक, दूसरा, अगर वो मेरी प्रॉपर्टी को ले गया, अब जैसा मेरे साथ हुआ, वो तो मेरी प्रॉपर्टी को ले गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं मेरी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूं। कैसे? मैं उसको ढूंढूंगा, उसको पकड़ूंगा, अगर मैं उसको पकड़ने के बाद प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए कि बता मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है, मेरी गाड़ी का टायर कहाँ है, अगर मैं उसको थोड़ा बहुत हार्म कोज कर देता हूँ, उसके 1-2 थप्पड़ मार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए ये चीज की। अभी तक कोई भी डाउट जो मैंने अभी तक एग्जाम्पल में बोला? दोबारा बोलूंगा बट अभी तक कोई भी डाउट, इसी चीज को अपने दोबारा करेंगे, क्योंकि एकमात्र थेफ्ट वाला ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसकी लैंग्वेज सच में बहुत अजीब सी लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसको दोबारा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि चेंज कर रहा हूं, स्टार्टिंग से दोबारा चालू कर रहा हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की जो राइट है वो कब तक कंटिन्यू रहेगी, कब तक आपके पास राइट रहेगी। तो इसके अंदर इन्होंने कैटेगरी में बांटा, थेफ्ट रॉबरी ये सब। सबसे पहले उन्होंने उठाया थेफ्ट। इन्होंने कहा भाई थेफ्ट के केस के अंदर आपके पास राइट कब तक रहेगी। पहला, to protect to restrain the defender from to restrain the offender from effecting his retreat with the property। जो ऑफेंडर है, जो जो ऑफेंस कर रहा है, अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को ले जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को ले जाने से रोकने के लिए। एक चीज, ठीक है जी। दूसरा, अगर वो ले जा चुका है तो प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। दो चीज। तीसरा, अगर आपने अथॉरिटी की हेल्प ले ली, वहां पर मौके पर अथॉरिटी ही आ गई है, पुलिस वाले आ गए हैं, बस अब आपके पास राइट नहीं है टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, आप उसको इंजरी नहीं कोज कर सकते। 3 सर्कमस्टेंसेस दोबारा लिख देता हूं। थेफ्ट के केस में राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी कब तक रहेगा, प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। आप राइट तब तक, जब तक प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाती तब तक, अगर प्रॉपर्टी रिकवर हो गई राइट नहीं रहेगी। जब तक अथॉरिटी की असिस्टेंस नहीं ले लेते, अगर अथॉरिटी मौके पर आ गई राइट नहीं रहेगी। तीसरा, तीसरा भी लिख दो, टू रिस्ट्रेन ऑफेंडर फ्रॉम रिट्रीटिंग प्रॉपर्टी, ऑफेंडर को प्रॉपर्टी ले जाने से रोकने के लिए। 3 केसेस हैं, 3 सर्कमस्टेंसेस हैं, कोई भी डाउट इस चीज को लेकर? ठीक है, और तीनों, ये चीज ध्यान रखना, तीनों ना अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में लगते हैं। भाई मान लो मेरे घर पे कबाड़िया सामान ले जा रहा था, तो या तो ऐसा होगा कि वो सामान ले जा रहा था, मतलब गाड़ी का टायर उठा रहा था, मैंने देख लिया। टू रिस्ट्रेन ऑफेंडर फ्रॉम रिट्रीटिंग, मेरी प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए मैं उसको रोक सकता हूं और पावर यूज कर सकता हूं, मतलब उसे नुकसान कर सकता हूं।
दूसरा सर्कमस्टेंस क्या होगा भाई, वो गाड़ी का टायर उसने अपने जो भी झोला था, जो भी सामान था उसमें रख लिया, मेरे को पता ही नहीं लगा, बाद में पता लगता है। तो प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए मैं उसके पीछे जाता हूँ, उसको पकड़ता हूँ। उस समय अगर मैं उससे प्रॉपर्टी मेरी लेने के लिए उसको कोई हार्म कोज कर देता हूँ। दो, तीसरा जो ऑब्वियस है कि भाई अगर आपने अथॉरिटी की ही असिस्टेंस ले ली, मौके पर पुलिस वाले ही आ गए, जो भी अथॉरिटी है वही आ गई, तब आपके पास राइट कहाँ है? अथॉरिटी का काम है ना, अथॉरिटी अपने आप उनसे जो भी उसको जो भी पकड़ना है, जेल ले जाना, वो अथॉरिटी अपने आप देख लेगी। ठीक है, ये है थेफ्ट। अब इसमें कोई भी डाउट? ठीक है, अब इसको थेफ्ट को हटा देते हैं क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड थेफ्ट है। अब देख लो, ये क्वेश्चन मेंस में आया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा इसका आंसर है, बट 4 नंबर का क्वेश्चन था। और अब आप भी समझिए कि भाई इसको मेंस में क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक ऐसा मुश्किल सा है, इसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, उनको पता है कि भाई पेपर तो अपने को एवरेज लेवल का ही बनाना है, तो वो उसमें कई ऐसे टॉपिक डाल देते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जिन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होगी बस वो कॉम्प्लिकेटेड होगी, सेक्शंस की जो लैंग्वेज होगी वो कॉम्प्लिकेटेड होगी, अदरवाइज कुछ भी उसमें अलग नहीं होगा। क्वेश्चन आपके आपके जो मेंस के क्वेश्चन होंगे, जो प्री के क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल डायरेक्ट ही आते हैं, कुछ घुमा फिरा के नहीं आते हैं। बस कई क्वेश्चन वो ऐसे डाल देते हैं जिनकी लैंग्वेज या जिन सेक्शंस की लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। वहां इस चीज पर मत जाना कि मेरे को सेक्शन की लैंग्वेज एज इट इज लिखनी है, नहीं लिख पाओगे। जैसे अब ये सेक्शन है, आप बेसिक भी लिख दोगे ना इसके अंदर कि भाई कमेंट कब तक कब सॉरी राइट टू प्रोटेक्ट कब कमेंस होता है, कब कंटिन्यू होता है, उसमें आपने लिख दिया इन केस ऑफ थेफ्ट कंटिन्यू रहेगा, इन केसेस में, इन केस ऑफ रॉबरी ये आपका आंसर कंप्लीट है और आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ रॉबरी। अब कुछ भी नहीं है, अब तो सब इजी है। रॉबरी देखो, रॉबरी को अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, जब हम बीएनएस में रॉबरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे, ऐसा हम बोलते हैं कि अगर थेफ्ट करते टाइम या थेफ्ट करने के लिए कोई भी पर्सन किसी को डेथ कोज कर देता है, किसी को हर्ट कोज कर देता है, या फिर उसका रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर देता है, मतलब उसको मारता है या फिर उसको डेथ कोज देता है या फिर उसको जबरदस्ती पकड़ता है, हम उसको बोलते हैं रॉबरी। इन शॉर्ट बोलूं तो थेफ्ट अगर फोर्सफुली होता है हम उसको बोलते हैं रॉबरी। और फोर्सफुली के बारे में लॉ क्या बोलता है, जो लीगल टर्म है वो क्या यूज की गई है कि अगर थेफ्ट करने के लिए डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है तो हम उस डेथ को हम उस थेफ्ट को क्या बोलते हैं, रॉबरी। सेम चीज यहां भी बोली है कि भैया रॉबरी के केस के अंदर आपके पास राइट ऑफ डिफेंस तब तक रहेगी जब तक डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है, जब तक उसका फियर कंटिन्यू रहेगा। जब तक आपको लगता है कि सामने वाला आपकी डेथ कर सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, आपको रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट मतलब आपको जबरदस्ती पकड़ सकता है, आपके पास तब तक राइट रहेगी। जब तक ये फियर रहेगा तब तक ये राइट रहेगी, कोई भी डाउट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कब तक आप राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, जब तक फियर रहेगा। फियर कब तक रहेगा कि सर जब तक वो मेरे सामने है, मेरे घर में कोई जबरदस्ती घुस रहा था, उसने मुझे मारने की कोशिश की, मान लो मेरे से सामान चोरी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं सड़क से जा रहा था, ठीक है जी, सड़क से जाते जाते एक आदमी ने मुझे पकड़ा और मुझे चाकू दिखाया और बोला जितना सामान है उतना सारा सामान दे दो। अब मेरे पास राइट कब तक है, राइट तब तक है जब तक वो मेरे सामने है। क्यों? क्योंकि जब तक सामने है तब तक फियर है कि सर चाकू है उसके पास, वो मेरे को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब मैं उस केस के अंदर जब तक वो मेरे सामने है या जब तक वो फियर है, फियर कब तक रहेगा, ऑब्वियस है फियर तब तक रहेगा कि जब तक वो मेरे सामने है या जब तक वो मेरे ऊपर फोर्सफुल है, जब तक वो मेरे ऊपर फियर एक्सरसाइज कर रहा है। भाई मान लो मैंने उसको पकड़ लिया, अब वो तो मेरे ऊपर फियर नहीं एक्सरसाइज कर रहा, अब मैं उसके ऊपर फियर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अब राइट नहीं है, अब मैं बस उसको पकड़ के रख सकता हूँ। ये है आपका रॉबरी। बस इतना सा है कि भैया जब तक फियर कंटिन्यू है तब तक राइट है। वो भाग गया, मौके पर 2-4 लोग और आ गए पब्लिक के जिन्होंने उसको पकड़ लिया, अब तो फियर नहीं है ना, अब तो आप राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकते। उसने आपको पकड़ा, मौके पर पुलिस वाला आ गया, अब तो फियर नहीं है, पुलिस वाला आ गया, अब किस बात का फियर है?
तो आपके पास राइट नहीं होगी। कोई भी डाउट इस पॉइंट के अंदर? देखो वैसे तो अपने जब वो टॉपिक पढ़ेंगे ना तब अपने उसके अंदर लिखेंगे भाई, पढ़ेंगे अपने थेफ्ट और रॉबरी के केस में, बट मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो चोरी जो होती है ना, जो अपन बोलते हैं ना इसने चोरी की है, उसका मतलब होता है, चोरी का मतलब होता है कि भैया जिसकी भी, जिससे भी सामान चोरी किया है उसको पता नहीं लगने दिया। आज कोई मेरी पॉकेट से पैसा निकाल लेता है बट उसने मुझे पता नहीं लगने दिया, दैट इज थेफ्ट। दैट इज थेफ्ट। भाई मेरे मन में कोई डर नहीं क्रिएट किया उसने। दूसरा एग्जांपल, अब कोई एक बंदा आता है मेरे पीछे खड़ा होता है, चाकू मेरे पीछे मेरी पीठ पे चाकू रखता है और बोलता है जितना जेब में सामान है दे दो। मेरे मन में फियर क्रिएट किया, मुझे उसने बोला, एक फियर आया कि भैया मुझे नुकसान हो सकता है। अगर चोरी के दौरान थेफ्ट के साथ साथ फियर क्रिएट आ जाता है कि भाई चोरी करने के लिए फियर क्रिएट किया गया है, उस चोरी को हम बोलते हैं रॉबरी। चोरी करने के लिए कोई फियर नहीं किया है, या ये बोलूं धोखे से किया है, सामने वाले को पता ही नहीं लगने दिया कि कब उसका सामान चुरा लिया, दैट इज थेफ्ट। आप किसी के घर में घुसते हो, वहां पर आपको मेज पर कोई सामान दिखता है, आपने वो उठा लिया, उसको पता ही नहीं लगने दिया, दैट इज थेफ्ट। बट आप किसी के घर में घुसते हो, वहां पर आपको एक कीमती सामान दिखता है, आप उसको उठाते हो, और उठाते टाइम आपको जैसे ही वो आपको देखता है आप उसको बोल देते हो ज्यादा बोलना मत वरना ये सामान तो तेरा जाएगा ही जाएगा, तुझे और मारूंगा। अब वो आपने उसके मन में डर क्रिएट कर दिया, उसको पता लगा कि आप सामान उठा रहे हो और आपने उसके मन में डर क्रिएट कर दिया, इसको हम बोलते हैं रॉबरी। तो अगर तो थेफ्ट के साथ फियर है उसको हम बोलते हैं रॉबरी। अगर सिर्फ थेफ्ट है मतलब जिसका भी नुकसान हो रहा है उसको पता ही नहीं लगा, उसके मन में कोई फियर नहीं आया है, उसको हम बोलते हैं थेफ्ट। ठीक है, इसीलिए यहां बोला गया रॉबरी में कि भाई जब तक फियर है ना, जब तक उसके मन में फियर कंटिन्यू है तब तक आपके पास राइट है। ठीक है, बाकी इन डिटेल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो जब अपने टॉपिक पढ़ेंगे ना, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, तब अपने बात करेंगे। अभी जो इसका मेजर जो बात अपने को समझने लायक है ताकि हम बेसिक समझ पाए थेफ्ट और रॉबरी क्या होता है, ये है। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, हाउस ब्रेकिंग। तीसरा कैटेगरी क्या है? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग भी एक तरह का हाउस ट्रेसपास ही होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया ना, क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, हाउस ट्रेसपास क्या होता है। हमने बोला भैया क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब है किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर जबरदस्ती घुसना, और अगर वो प्रॉपर्टी घर है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें लोग रहते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्रिमिनल सॉरी हाउस ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है? किसी की भी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसना। और उसी क्रिमिनल ट्रेसपास को हाउस ट्रेसपास कब बोलते हैं? कि अगर जो प्रॉपर्टी है जहां पर आप जबरदस्ती घुस रहे हैं वो कोई घर है, वो कोई बिल्डिंग है जहां पर लोग रह रहे हैं, हम बोलते हैं हाउस ट्रेसपास। और हाउस ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं? अगर हाउस ट्रेसपास फोर्सफुली हो रहा है, जबरदस्ती किसी के घर में घुस रहे हो, दैट इज हाउस ब्रेकिंग। डरा के, धमका के, गेट तोड़ के, लॉक तोड़ के, दैट इज हाउस ब्रेकिंग। तो हाउस ब्रेकिंग भी एक तरह का हाउस ट्रेसपास ही हुआ भाई। सेम अपने में भी बात बोली ना, रॉबरी, रॉबरी भी एक तरह का थेफ्ट ही तो हुआ, बस थेफ्ट के साथ फियर होता है। हाउस ब्रेकिंग भी एक तरह का क्या हुआ? हाउस ट्रेसपास हुआ, बस हाउस ट्रेसपास के साथ साथ क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्सफुली जब हाउस ट्रेसपास होता है हम बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। इसी चीज को लॉ ने बोला है। लॉ कहता है भाई हाउस ब्रेकिंग भी तो एक तरह का हाउस ट्रेसपास ही है। तो जब तक हाउस ट्रेसपास कंटिन्यू है, मतलब कि जब तक वो बंदा आपकी प्रॉपर्टी पर है, आपके पास राइट है। हाउस ट्रेसपास कंटिन्यू, ट्रेसपास कब तक रहेगा? जब तक वो मेरी प्रॉपर्टी पे है। अगर वो मेरी प्रॉपर्टी से बाहर निकल गया, ट्रेसपास खत्म। ट्रेसपास खत्म। यही कानून बोल रहा है कि भैया जब तक ट्रेसपास कंटिन्यू है, जब तक वो बंदा आपकी प्रॉपर्टी पर है, राइट है। जैसे ही प्रॉपर्टी से बाहर निकल गया, राइट खत्म हो गया। कोई भी डाउट इसके अंदर?
अब इसका एक एग्जांपल है, आप बताना उसमें क्या होगा। ये ना एक पर्सन है, ये एक घर है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये इस घर के अंदर मान लो इस घर का जो ये गेट है, ये इस गेट को तोड़कर घुसता है, ठीक है। ये जो है, ये इस घर में गेट को तोड़कर घुसा है, ठीक है, तोड़कर घुसा, चोरी वोरी की, चोरी वोरी करने के बाद वो ये खिड़की से निकल गया। अब ये बताओ क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है। अब एक बंदा है, वो एक घर के अंदर लेट नाइट, आधी रात को घर के अंदर घुसता है, गेट से घुसा, गेट तोड़ के घुसा, और बाद में वो जो भी उसने चोरी, वो जो भी करना था उसने किया, और उसके बाद वो खिड़की से निकल गया। अब ये बताओ कि क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है। हाउस ब्रेकिंग का केस है ये। अब बताओ राइट है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। रीजन बताओ, रीजन। इस टॉपिक को जितना हो सके एग्जाम्पल से समझ लेना, बहुत ईजी लगेगा आपको टॉपिक, और जितना हो सकेगा इसकी आप लैंग्वेज पे जाने की कोशिश करोगे, आपको उतना ये कॉम्प्लिकेट लगेगा, और उसी एग्जाम्पल के हिसाब से लैंग्वेज बना लेना। हाँ बस, अब वो प्रॉपर्टी से एग्जिट कर गया, मतलब हाउस ट्रेसपास खत्म हो गया, हाउस ट्रेसपास खत्म हो गया तो अब राइट भी खत्म हो गए, बस इतना ही है। बस थेफ्ट वाला ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत करेगा, बट उसका वो कबाड़ी वाला एग्जाम्पल बना लेना और उसी के हिसाब से लिख लेना। अब आ जाओ, हालांकि नोट्स में भी आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिख के मिलेंगे, तो चाहे वैसे याद कर लेना। अब आ जाओ मिसचीफ। देखो हम पढ़ चुके हैं मिसचीफ क्या होता है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसना। हाउस ट्रेसपास क्या होता है, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना। तो यहाँ पर सिंपल है, कानून कह रहा है कि अगर मिसचीफ कंटिन्यू है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है और वो नुकसान कंटिन्यू है, आपके पास राइट है। अगर वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मतलब उसने आपके घर में घुसा, आपके घर को आग लगाना था, अब उसने क्या किया, आग लगा के चला गया, अब राइट नहीं है। बट अगर वो आग लगा रहा है या आग लगाने के बाद और भी कुछ नुकसान कर रहा है, तो आपके पास राइट है। तो राइट कब है, जब तक मिसचिफ कंटिन्यू है, जब तक क्रिमिनल ट्रेसपास कंटिन्यू है, जब तक हाउस ट्रेसपास कंटिन्यू है। कोई भी डाउट इस चीज को लेकर। ठीक है, देखो भाई, जो अपने मेन थे प्राइवेट डिफेंस के अंदर वो अपने हो गए खत्म। अब कुछ एक दो सेक्शन है जो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, और वो मतलब जो मेन प्राइवेट डिफेंस के जो टॉपिक थे ना, कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, बॉडी क्या होता है, बॉडी में डेथ कब कर सकते हो, प्रॉपर्टी में डेथ कब कर सकते हो, बॉडी कब चालू होता है, प्रॉपर्टी का राइट कब चालू होता है, कब तक कंटिन्यू रहता है, ये हो गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक दो सेक्शन है जो इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग चलते हैं, तो थोड़ा उनको अलग से है, तो ध्यान रखना उन सेक्शंस को लेकर। वो सेक्शन भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, और उनमें से एक सेक्शन ऐसा है कि जहां से ज्यादातर एग्जामिनर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अपना कि भाई कोई भी ऐसा एक्ट जो ऑफेंस नहीं है ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन, यूथ, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। अब कह क्या रहा है ये देखना, ये सेक्शन कह क्या रहा है, इस पे बात करते हैं। 34, 35, 36। ये कह रहा है कि भाई कोई एक एक्ट है जो ऑफेंस किस वजह से नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर है। एक एग्जांपल लेते हैं अपने पहले। एक पागल इंसान है जिसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है,
वो आपके सामने बंदूक तान के खड़ा है। अब देखा जाए तो कानून जनरल एक्सेप्शन याद करते हैं। कानून क्या बोलता है कि भाई कोई आदमी है, अगर वो पागल है तो अगर उसके द्वारा कोई भी एक्ट किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं है। यही बात हुई। अब वो एक्ट तो ऑफेंस नहीं है, वो जो कर रहा है वो तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि वो तो पागल है। पर कानून ये बोलता है कि भाई आपके पास, देखा जाए तो वो तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आ रहा है एक्ट उसका, तो क्या आपके पास राइट ऑफ डिफेंस है या नहीं है? तो कानून बोलता है क्यों नहीं होगा राइट ऑफ डिफेंस। हम उस एक्ट को ऑफेंस किस लिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई पागल आदमी है, भाई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, कि भाई बच्चा है, 6 साल का 7 साल का बच्चा है, या फिर हम बोल रहे हैं कोई भी ऐसा फैक्टर है। बट अगर उस फैक्टर को हटा दें तब तो वो एक्ट ऑफेंस होता ना। नॉर्मली कोई किसी को गोली चलाए और उसकी डेथ हो जाए तो मर्डर में आएगा ना। नॉर्मली तो वो ऑफेंस होता ना। जस्ट बिकॉज वो पागल है, दारू पिया हुआ है, बच्चा है, इसीलिए वो ऑफेंस नहीं है। अदरवाइज तो होता। तो प्राइवेट डिफेंस क्यों नहीं होगा? तो ये बात अपने को भी ध्यान रखनी है कि कोई भी एक्ट, वैसे वो ऑफेंस होता बट ऑफेंस क्यों नहीं है? क्योंकि वो पागल इंसान द्वारा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंसैनिटी एक ही बात है, इंटॉक्सिकेशन, यूथ, बच्चे द्वारा किया जा रहा है। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है कि सामने वाले को पता नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल है, वो वही एग्जांपल हर बार आता है। एक एग्जांपल है कि भाई आप जॉब करते हो, आप एक दिन जॉब से लेट हो गए तो लगभग 12 बजे अपने घर में घुस रहे थे। आपका एक रिलेटिव आया हुआ था आपके घर पे। अब उसको नहीं पता था कि आप घर पे नहीं आए हो। आप 12 बजे, आपके पास चाबी थी तो आप लॉक खोल रहे थे चाबी से। उसको लगा कि यार कोई बाहर है, वो ना लॉक को तोड़कर और अंदर घुस रहा है। उसने क्या किया, उसकी आंख खुल गई, उसने क्या किया, एक डंडा हाथ में ले लिया और गेट के पीछे खड़ा हो गया। आपने गेट खोला, आप जैसे ही अंदर गए उसने आपके ऊपर अटैक किया। लाइट बंद थी, आपको भी नहीं पता लगा, और आपको ऐसा लगा क्या कि यार मेरे ऊपर हमला हुआ है। आपने अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब वहां पर देखा जाए तो उसके द्वारा एक्ट किया हो गया, जो आपका रिलेटिव है उसके द्वारा एक्ट किया जो जा रहा है वो ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। वो आपको एक डकैती, मतलब डकैत या फिर आपको रॉबर समझ रहा है कि भाई आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस रहे हो, आपको एक चोर समझ रहा है। वो आपको ये नहीं समझ रहा कि ये तो, अरे ये तो घर का मालिक ही है। वो आपको चोर समझ रहा है। बट आपके पास तो राइट है ना। आप तो अपनी प्रॉपर्टी, आप तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करोगे ना। आप तो यही समझोगे कि आपके ऊपर किसी ने अटैक किया है। वहां पर आपके पास तो राइट आपको देगी। अदरवाइज कानून क्या बोलेगा, ठीक है मार खा लो। कानून ये नहीं कहता है। कानून कह रहा है कि ठीक है, सामने वाला जो एक्ट कर रहा है वो ठीक है, भले कैटेगरी ऑफ ऑफेंस में नहीं आ रहा है, बट अगर उस एक्ट से आपको नुकसान हो रहा है तो आपके पास राइट जरूर है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन, लगभग यहां से इलस्ट्रेशन पूछा जाता है मेंस में। वो ऐसा ही कोई इलस्ट्रेशन बनाता है कि एक बच्चा बंदूक ताने खड़ा था, या फिर ये वाला ज्यादातर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का बनाता है कि आप रात को घर में आ रहे थे, आपके घर में जो आपके रिलेटिव आया हुआ था उसने आपको समझा कि आप कोई चोर हो। जब आप घर के अंदर आए तो उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए आपने भी उसको अटैक किया और उसको इंजरी कोज कर दी। तो बताइए, आपने जो इंजरी कोज की है उसके लिए आप लायबल है या नहीं है? नहीं है। प्राइवेट डिफेंस मानते हैं उसका एक्ट ऑफेंस नहीं है क्योंकि ही इज एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। वो मुझे चोर समझ के मेरे ऊपर अटैक करता है, बट अटैक तो हुआ है, मेरे को नुकसान तो हो सकता है, मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। दिस इज सेक्शन 36, जो सिंपल सा बोलता है कि अगर कोई एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं है ड्यू टू दिस कैरेक्टर, तब भी आपके पास उस एक्ट के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस है। कोई भी डाउट किसी भी तरह का इस चीज को लेकर? सेक्शन 36, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन कई बार पूछा जाता है। ठीक है।
अब आ जाओ, when no right of private defense, सेक्शन 37 पहला, एक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, एक्ट डन अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। बस इनके अंदर ये चीज जरूरी होनी चाहिए, नो और रीजन टू बिलीव। ये चीज यहां भी होनी चाहिए। अब इस पे ध्यान देना थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये कह रहा है कि भाई आपके पास कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगी। सिंपल सी कहानी है, कोई भी ऐसा एक्ट जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो लॉफुल एक्ट है चाहे वो अनलॉफुल एक्ट है, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। आपको पुलिस वाले पकड़ के थाने में ले जाते हैं, वहां पर थानेदार आपको मार रहा है या मान लो आपके एक दो थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि अरे थानेदार तो मार ही नहीं सकता, वो तो मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसको नुकसान पहुंचा दिया। नहीं सर, सेक्शन 37 कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई काम किया जा रहा है, चाहे वो लॉफुल है चाहे वो अनलॉफुल है, आप उसको उसके अंदर नहीं, आप लॉफुल हो चाहे अनलॉफुल एक्ट हो, आपके पास राइट नहीं होगा। सेम पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जा रहा है या पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में किया जा रहा है, जैसे कि जज ने एक प्राइवेट पर्सन को बोला कि इसको अरेस्ट कर लो, एक्ट उस प्राइवेट पर्सन द्वारा एक्ट किसके डायरेक्शन में किया जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट। जज एक पब्लिक सर्वेंट है, उसकी डायरेक्शन में किया जा रहा है। अब वहां पर वो आपको अरेस्ट करने जाता है, आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? ही इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो लॉफुल एक्ट कर रहा है चाहे वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा है। ध्यान देना, पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया काम, पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में किया गया काम, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है, चाहे वो एक्ट लॉफुल हो चाहे अनलॉफुल हो। आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते सर पुलिस वाला मुझे मार थोड़ी सकता है, मैं मार थोड़ी खाऊंगा। सॉरी, कानून क्लियरली बोल रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकते। वो अगर अपनी ब्रीच ऑफ पावर कर रहा है, आपके पास और बहुत अधिकार है, बट आप वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब ध्यान देना, जो छोटे मोटे ट्विस्ट आएंगे। कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है? एक्ट डन बाय पब्लिक सर्वेंट, एक्ट डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पुलिस वाला मुझे थाने ले जाता है, थाने में मुझे मार रहा है, मेरे पास राइट नहीं है, सीधी सी बात है, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, मैं हाई कोर्ट जाता हूँ कि सर मुझे थाने वाले ने मारा, ब्रीच ऑफ पावर किया, मिसयूज ऑफ पावर किया, उस पर एक्शन लो, वो अलग चीज है। जज के कहने पे कोई पर्सन किसी को अरेस्ट करने जाता है, वो पर्सन उस पर जो अरेस्ट करने जा रहा है उसको मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो पर्सन अरेस्ट करने जा रहा है, ही इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। बट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भैया ये पब्लिक सर्वेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट है। या तो आपको पता होना चाहिए या यू मस्ट हैव रीजन टू बिलीव। मतलब कि पब्लिक सर्वेंट में कोई पुलिस वाला है, वर्दी नहीं पहन रखी उसने, वो आता है और आपको कॉलर से पकड़ लेता है। आपको लगा कोई यार प्राइवेट कोई इंडिविजुअल है, आपका कॉलर कैसे पकड़ लिया? आपने अपने आप को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, हाथ मरोड़ा और उसको गर्दन से पकड़ लिया। अब वो ये बोले कि अरे मैं तो पब्लिक सर्वेंट था, मैं आई वॉज एक्टिंग अंडर द कलर ऑफ ऑफिस, मतलब अपने पावर में एक्सरसाइज कर रहा था, आपने मुझे रोक कैसे लिया? आप बोले भाई मेरे को थोड़ी पता था, ना तुमने वर्दी पहन रखी, ना तुमने मुझे ऐसा बोला कि मैं पुलिस वाला हूँ। बोलते तब भी मैं बोल देता कि ठीक है भाई, आपने बोला तो मेरे को ध्यान रखना चाहिए था, क्या पता पब्लिक सर्वेंट ही हो। तो ये राइट कब नहीं होगी? ध्यान देना, एक्ट डन बाय पब्लिक सर्वेंट और जिसके खिलाफ वो एक्ट किया जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट है। उसको नहीं पता था, ऐसे कोई भी फैक्ट नहीं एग्जिस्ट करते जिससे उसको पता लग सकता था कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तब आपके पास राइट है। भाई मान लो मेरे को थाने में ले जाया जाता है, एक सिविलियन, एक सादी बिना वर्दी के एक बंदा आता है, वो मुझे मारने की कोशिश करता है, वहां पर मैं राइट एक्सरसाइज करता हूं प्राइवेट डिफेंस की, मेरे पास राइट होगा या नहीं होगा?
दोबारा बोल रहा हूं, मेरे को थाने ले जाया जाता है, एक बिना वर्दी के एक बंदा आता है और वो मुझे मार रहा है, क्या मेरे पास राइट होगा या नहीं होगा? बताओ। एक्ट, अब देखो, एक्ट डन बाय पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, अब आप बताओ इसमें क्या होगा, फिर अपने दोबारा इस पर डिस्कस करते हैं। रीजन, रीजन कुछ बता सकते हो क्यों नहीं होगा? वो विदाउट यूनिफॉर्म है एंड उस पर्सन को नहीं पता कि वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, नहीं पता तो फिर तो राइट हुआ ना, फिर तो वो बंदा विदाउट यूनिफॉर्म है और उसको नहीं पता वो पब्लिक सर्वेंट है, फिर तो राइट हुआ। अगर उसको पता होता वो पब्लिक सर्वेंट है फिर राइट नहीं होता, फिर तो राइट हुआ ना। आपने ये कह रहे हैं कि राइट हुआ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हुआ। ठीक है, अब ध्यान देना, उसको ये बात पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको ये बात पता हो सकती थी। रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है? ऐसे फैक्ट, फैक्ट है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस है कि उसको, अगर एक नॉर्मल आदमी होता तो वो ये सपोज कर लेता कि ये पब्लिक सर्वेंट है। एक तो है कि क्लियरली बोला गया कि ये पब्लिक सर्वेंट है, वो खुद बोल रहा है या कोई और बोल रहा है। एक है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं कि एक नॉर्मल आदमी ये सपोज कर लेता कि ये पब्लिक सर्वेंट है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हुआ, मेरे को थाने ले जाया जा रहा है, थाने में के अंदर एक आदमी बिना वर्दी के आ रहा है, चाहे वो मतलब सिविल ड्रेस के अंदर आ रहा है, कोई बंदा थाने के अंदर आ रहा है और थाने में मुझे मार रहा है, तो पुलिस वाला ही होगा। थाने के अंदर तो कोई नॉर्मल आदमी नहीं घुस सकता ऐसे, और कैसे घुस जाएगा? मैं उसमें सपोज करूं कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, थाने में तो ये चलता रहता है, वो अलग मामला है कि अपने ऐसे बोल रहे थाने में तो ऐसा होता है, कोई भी घुस जाता है, थाने वाले मिले होते हैं, वो एक ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ इज डिफरेंट थिंग। बट अगर नॉर्मल एक ऐसा माने कि थाने वाले बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि कानून तो ऐसा ही लेकर चलता है ना कि पुलिस वाले बहुत ईमानदार हैं, अगर वैसा सपोज करें, तो अगर कोई भी थाने के अंदर सिविल वर्दी में आ रहा है, आपको वो पकड़ रहा है या आपको मार रहा है, दैट मीन्स वो पुलिस वाला है, तभी वो थाने के अंदर कुछ हरकत कर रहा है, वरना नॉर्मल आदमी तो थाने के अंदर कुछ नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि भैया, आप एक, आपको सपोज करना चाहिए था, यू हैड द रीजन टू बिलीव, आपके सामने ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि आपको ये पता लगता कि ये पब्लिक सर्वेंट है, चाहे उसने खुद से नहीं बोला तब भी आपको ये पता लगता। यही बात यहाँ बोली जा रही है कि भैया, अगर पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है तो उस एक्ट के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा आपके पास, चाहे उस एक्ट से आपको नुकसान ही हो रहा है। बट कंडीशन क्या है? कि आपको पता था कि ये पब्लिक सर्वेंट है, या फिर आपको पता होना चाहिए था या पता लग सकता था। सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं, जैसे थाने वाले केस में कि सर्कमस्टेंसेज ऐसे, आपको पता होना चाहिए था कि ये पब्लिक सर्वेंट है। थाने के अंदर आपको आके कौन कोई मार दे, कोई इंडिविजुअल आके थोड़ी मारेगा। ये एक चीज, ठीक है, ये एक चीज। इक्विटी विक्विटी कुछ नहीं लगता है, सीधी सी बात है। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इक्विटी, जस्टिस, ये सिर्फ नाम के हैं, ठीक है, इन सबको कुछ मत लगाना। लॉ के अंदर हमेशा सेक्शन पे चलना, किसी भी इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना तो हमेशा सेक्शंस पे चलना कि भाई सेक्शन क्या बोल रहा है, वो सेक्शन के अंदर इजेंशियल क्या है, उनमें से कोई पॉइंट लग रहा है तो आंसर है। इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस, ये सब एक लॉ के प्रिंसिपल्स हैं जो ठीक है,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये लोग फॉलो करवा दें तो करवा दें, अदरवाइज कुछ नहीं चलता है। ओके, अब आ जाओ दूसरा पॉइंट। ये भी लगभग वैसा ही पॉइंट है। पब्लिक सर्वेंट खुद ना काम करके किसी और से काम करवा रहा है, डायरेक्शन का मतलब यही हुआ ना, खुद ना काम करके किसी और से काम करवा रहा है, तब भी प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। बट कंडीशन क्या है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तब प्राइवेट डिफेंस की राइट है, पता है तब नहीं है। ये 2 पॉइंट हुए। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर टाइम टू हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, दोबारा ध्यान देना, अगर क्या है, टाइम टू हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, भाई मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है। अब एक तो ये है मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो सामने खड़ा और मुझ पे हमला कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पुलिस वालों को बुला लूँ, ऐसा कोई टाइम नहीं है। बट मैं घर में हूँ, कोई मेरे घर के बाहर है, मेरे घर के बाहर का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तोड़ा नहीं है अभी तक गेट, कोशिश कर रहा है, मैं पुलिस वालों को बुला सकता हूँ, फोन कर सकता हूँ उन्हें कि सर मेरे घर के बाहर कोई है, वो मेरे घर का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप जल्दी से जल्दी आइए। मैंने वो तो किया नहीं, मैंने क्या किया, मेरे घर में बंदूक पड़ी थी, बंदूक लेके गया, छत पे गया, छत से देखा कहाँ है वो, जैसे ही मेरे को दिखा मैंने उस पर गोली चला दी। कानून बोलेगा कि अरे यार आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सकते थे ना, आपको कोई इमिनेंट डेंजर तो नहीं था ना कि हाँ अगर मैं पब्लिक अथॉरिटीज का वेट करता तो मुझे नुकसान हो जाता, ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर ऐसा कुछ था तब तो फिर भी ठीक है, आपने जान ले ली, बट आपके पास टाइम था अथॉरिटीज के पास जाने का, तब आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ये 3 चीजें हैं जहां पर प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। पहला, पब्लिक सर्वेंट द्वारा अगर कोई भी काम किया जा रहा है उसके खिलाफ आपके पास राइट नहीं होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई पब्लिक सर्वेंट है, पता होना चाहिए, या फिर आपको सरकमस्टेंसेस से पता हो सकता था, एक नॉर्मल आदमी होता तो उसको पता लग जाता कि ये पब्लिक सर्वेंट है। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन खुद ना करके अगर किसी और से करवा रहा है। तीसरा, अगर आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की प्रोटेक्शन ले सकते हो, तब भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। कोई भी डाउट इसके अंदर इन तीनों में? ठीक है, अब आ जाओ एक्सेप्शन, अपवाद। अगर आपको लगता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, जो भी है पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट द्वारा करवाया जा रहा है, उसके अंदर आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, उसके अंदर आपको डेथ हो सकती है, आप हर्ट कॉज कर दो, आप पब्लिक सर्वेंट के 2 थप्पड़ मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, पब्लिक सर्वेंट कोई काम कर रहा है, उस एक्ट के खिलाफ आपके पास प्राइवेट डिफेंस नहीं है, बट अगर उस एक्ट से आपको लग रहा है कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर दो। जैसे कि पब्लिक सर्वेंट आपको थाने ले जाया गया, अब हुआ क्या, थाने के अंदर थानेदार जो था उसने आपको कमरे में बंद किया, 1-2 पुलिस वाले और हैं, और आपके पास, अब आपने कानून पढ़ा हुआ था, आपने क्या किया, जब थानेदार ने कमरा बंद किया तो आपको लगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ है, अगर आपने 1-2 थप्पड़ उसके मार भी दिए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अगर वहां पर अगर कोर्ट में आप ये बात प्रूव कर दो कि सर थानेदार ने मुझे कमरे में बंद कर रखा था, ये 3-4 लोग थे और इनके पास बकायदा प्रॉपर डंडे थे, जिससे मुझे लगा कि भैया ये आज मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए इनके 1-2 थप्पड़ लगा दिए। कोर्ट कहेगा कोई बात नहीं, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, आपने जो किया ठीक है। जनरली पब्लिक सर्वेंट द्वारा काम किया जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम किया जा रहा है, आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज की प्रोटेक्शन का समय है, आपके पास राइट नहीं होगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, आपको ऐसा लगता है आपकी डेथ हो सकती है, फिर चाहे कोई हो, किसी ने काम किया हो, कुछ ही हो, आपके पास राइट है, आपको कानून ये अधिकार देगा ही देगा ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी डाउट इस टॉपिक को लेकर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है
कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब नहीं होता है, एक्ट डन बाय पब्लिक सर्वेंट, और कंडीशन उसमें क्या है कि पर्सन को पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट है या फिर रीजन टू बिलीव होना चाहिए। एक्ट डन अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पर्सन को पता होना चाहिए कि दैट एक्ट इज डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, या फिर ऐसा रीजन टू बिलीव हो। रीजन टू बिलीव मतलब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो कि उसको पता हो सकता था। तीसरा, अगर टाइम है टू रिकोर्स या फिर टाइम है टू गो टू पब्लिक अथॉरिटीज फॉर प्रोटेक्शन, तब राइट नहीं होगा। बट उसमें भी उसका भी एक्सेप्शन है। देखा जाए तो ये सेक्शन 37 खुद में एक्सेप्शन है कि कब राइट नहीं होगा, बट इस सेक्शन 37 का भी एक्सेप्शन है जो ये बोलता है कि अगर आपको ग्रीवियस हर्ट होने के चांसेस हैं, डेथ के चांसेस हैं, आप राइट एक्सरसाइज कर लो, आपको कोई नहीं रोकता। कोई भी डाउट इस टॉपिक को लेकर? यस, कोई भी डाउट, कुछ भी? फिर अपना लास्ट सेक्शन है, उसके बाद प्राइवेट डिफेंस के आपको मैं 2 केस लॉ बता दूंगा। आप इन केस जो हमने जो लीडिंग केस लॉज पढ़े हैं, वो तो अगर आप लिखने हैं तो वही लिखने हैं, जैसे अपने ने लीगल इंसैनिटी में पढ़ा, एक्सीडेंट में पढ़ा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में पढ़ा, तो लीडिंग केस लॉज जो अपने ने पढ़े हैं वही लिखने हैं। बट इन केस अगर भूल जाओ, लगे कि यार याद नहीं आ रहा, या फिर प्राइवेट डिफेंस का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको लेकर आपके पास केस लॉ है ही नहीं, तो फिर आप जो अपने केस लॉ लिखेंगे ना, आप उनमें से कोई भी लिख देना। वो केस लो प्राइवेट डिफेंस क्या, जनरल एक्सेप्शन के हर टॉपिक में लगेगा। जनरल एक्सेप्शन जो है उसके हर टॉपिक में लगेगा। चलो भाई, अब आते हैं सेक्शन 44। थोड़ा सा ध्यान देना सेक्शन 44 पे, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन पूछी जा सकती है कि भाई व्हेन harm can be caused to innocent person। ये क्या कह रहा है कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप कब इनोसेंट आदमी को हार्म कोज कर सकते हो। भाई अपने ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जो प्राइवेट डिफेंस, उसमें हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसको नुकसान पहुंचा सकता हूँ, कोई मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। जो रॉन्ग डूअर है उसको नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। हमने अभी तक ऐसा तो नहीं बोला कि जो बेचारा सीधा आदमी है, जिसकी कोई गलती भी नहीं है, उसको नुकसान पहुंचा सकते हो, हमने ऐसा नहीं पढ़ा। बट कानून फिर भी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको बोलता है कि आप इनोसेंट आदमी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कब है ये? अगर आपको ऐसा कोई नुकसान हो रहा है, कोई ऐसा आपके खिलाफ असॉल्ट मतलब आपके ऊपर कोई इंजरी पहुंचाने की ऐसी कोशिश हो रही है जिसके अंदर आपको लगता है कि आपकी डेथ हो सकती है। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या एप्रीहेंशन हो रहा है कि आपकी डेथ हो सकती है, और वहां पर ऐसी सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट होती हैं कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर इनोसेंट लोगों को भी हार्म हो सकता है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसा एग्जांपल लें क्या? चलो ले ही लेते हैं। आप एक धर्म के इंसान हो, और होता क्या है, आप जिस शहर में रह रहे हो उस शहर के अंदर 2 धर्मों के लोगों के बीच में एक विवाद चल रहा है। तो आप उस शहर में रह रहे हो, आप क्या होता है, आप मार्केट जा रहे होते हो, तो जब आप मार्केट जा रहे होते हो तो सामने से 10-20 लोगों का एक ग्रुप आ रहा होता है जो दूसरे धर्म के होते हैं। उनको पता लग जाता है कि आप जो भी अपोजिट रिलीजन है आप उसके हो, वो आपके ऊपर अटैक करते हैं कि भाई कन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है,
काफी समय से कंफ्लिक्ट चल रहा है, वो आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपके पास गन है, आपके ऊपर अटैक करते हैं, 10-20 लोग अटैक कर रहे हैं, तो आपको लगता है भैया ये आज मार देंगे, ये आज जान ले लेंगे, उनके पास लाठी है, डंडे हैं, आपको लगता है जान ले लेंगे। अब उसमें क्या है, 10-20 लोग तो है, और उसके अंदर क्या है, आसपास कुछ एक बच्चे भी हैं उसी ग्रुप के अंदर, हालांकि ग्रुप के पार्ट नहीं है, पर वो जिस सड़क से आ रहे हैं ना, उसी सड़क पे बच्चे भी आ रहे हैं, 2-4 बच्चे आसपास आ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर आप गोली चलाते हो तो हो सकता है गोली किसी बच्चे को भी लग जाए, वो बच्चे भी उसी ग्रुप के अंदर मिक्स हो गए। तो यहां पर कानून कहता है कि अगर सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन में ध्यान देना क्या है कि भाई ऐसा कोई असोल्ट हो रहा है आपके खिलाफ जिसके अंदर आपको लग रहा है कि आपकी डेथ हो सकती है, डेथ, ग्रीवियस हर्ट नहीं, डेथ, आपके ऊपर ऐसा कोई अटैक हो रहा है जिसके अंदर आपको लगता है कि आपकी डेथ हो सकती है। दूसरा, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट हैं वहां पर कि अगर आप अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हो तो उसके अंदर चांसेस हैं कि इनोसेंट लोगों को भी हार्म पहुंच जाए। तो पहला इसेंशियल क्या है कि आपके ऊपर ऐसा अटैक हो रहा है जिससे आपकी डेथ हो सकती है। दूसरा, सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हो तो आप वो लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हो जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर कानून आपको बोलता है कि आपकी राइट जो है वो एक्सटेंड है ऑफ कॉजिंग हार्म टू इनोसेंट पर्सन। आप इनोसेंट लोगों को भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जान पे बात आई हुई है। अगर आपके ऊपर ऐसा अटैक होता है कि आपकी जान जा सकती है, डेथ, ग्रीवियस हर्ट नहीं, ध्यान रखना कि आपकी जान जा सकती है, उस केस के अंदर आप इनोसेंट लोगों को भी हार्म कोज कर सकते हो। अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि भाई अगर आप राइट एक्सरसाइज करोगे तो इनोसेंट लोगों को हार्म हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट इस चीज को लेकर। When right of private defense extends to causing harm to innocent person, इस टॉपिक का नाम क्या है? When right of private defense extends to causing harm to innocent person। ठीक है, अब आ जाओ, दो केस लॉ है, दोनों में से कोई भी याद रख लेना, आपको जो इच्छा लगे। रिजवान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, सतवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोनों में एक ही बात बोली गई थी कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, किसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा जो केस है वो जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है, जो अपने ने पढ़ा ना अभी तक 14 to 44 उसके अंदर आ रहा है, एक्यूज्ड पर्सन को। कोर्ट कभी खुद से प्रिज्यूम नहीं करेगा, कोर्ट कभी खुद से इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं करेगा कि ये केस जो है जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है या नहीं। जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसको कोर्ट में ये प्ली रेज करनी पड़ेगी कि सर मैंने जो काम किया वो प्राइवेट डिफेंस में किया, सर मैंने जो काम किया वो एक्सीडेंट में हो गया, सर मेरे से जो काम हुआ वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो गया, उसको ये प्ली रेज करनी पड़ेगी। कोर्ट खुद से प्रिज्यूम नहीं करेगा, कोर्ट खुद से इन्वेस्टिगेट भी नहीं करेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर। एक चीज, बर्डन ऑफ प्रूफ किस लेवल का होता है? देखो, दो तरह के लेवल होते हैं। किसी भी फैक्ट को केस के अंदर प्रूव करने के दो तरह के लेवल होते हैं। एक होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एक होता है प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब क्या है कि भाई आपको कोर्ट को 100% सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, कि मतलब कोर्ट को किसी भी तरह से 1% भी डाउट ना रहे कि नहीं यार इसको डिफेंस मत दो, प्रॉपर 100% सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा।
प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि बस आप कोर्ट को अपनी तरफ थोड़ा सा भी झुका दो, कि अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हो भी सकता है ये मामला, मान लो मैं प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन लेता हूं कि सर मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसकी जान ले ली, तो दो तरह का मेरे को लेवल बन सकते हैं कि या तो मेरे को इस तरह से प्रूव करना होगा या मेरे को इतने लेवल का प्रूव करना होगा। जनरल एक्सेप्शन के अंदर लेवल कौन सा है? प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का। अभी बताता हूं प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। मतलब कि अगर मैंने कोर्ट को इतना भी सेटिस्फाई करवा दिया ना कि कोर्ट अगर सामने वाले की बात सुने और मेरी बात सुने तो कोर्ट को लगे कि नहीं यार इसकी बात पे ज्यादा दम है, 100% सेटिस्फाई चाहे नहीं है पर इसकी बात में ज्यादा दम है, बस मुझे डिफेंस मिलेगा। मेरे को कोर्ट को 100% सेटिस्फाई नहीं करवाना कि सर कोर्ट बिल्कुल ऐसा लगे कि नहीं इसकी तो सारी बातें खारिज करो, एक्यूज्ड पर्सन की सारी बातें मानने लायक है, ये जो बोल रहा है इस पे कोर्ट को 100% विश्वास हो रहा है और तभी इसको डिफेंस मिलेगा। नहीं, कोर्ट अगर मेरी तरफ थोड़ा सा भी झुकती है, मतलब एक जैसे कहना तराजू जो है वो अगर मेरी तरफ थोड़ा सा भी झुकता है, कोर्ट को लगता है कि हाँ दोनों की बातें सुने ना तो एक्यूज्ड की बात ज्यादा मानने लायक लग रही है कि इसने अपने आप को बचाने के लिए किया है, चाहे हम 100% सेटिस्फाई नहीं है बट इसकी तरफ ज्यादा सेटिस्फाइड है रेदर देन सामने वाली पार्टी, इतना ही लेवल है। तो ये दो केस थे जिसमें ये बात बोली गई कि भैया ऐसा है अगर कोई भी एक्यूज्ड पर्सन जनरल एक्सेप्शन क्लेम कर रहा है तो उसको ही प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट ना तो खुद से प्रिज्यूम करेगी ना ही कोर्ट खुद से इन्वेस्टिगेट करेगी, एक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा। और किस लेवल का प्रूव करना होगा? प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, 100% नहीं, आप कोर्ट को प्रोबेबिलिटी के बेस पे सेटिस्फाई करवा दो कि कोर्ट आपकी तरफ ज्यादा झुक जाए, इस मामले में आपको डिफेंस मिल जाएगा। दोनों केसेस में यही बात बोली गई थी। जैसे अब मेरे से क्वेश्चन पूछा मेंस में वो वाला प्राइवेट डिफेंस वाला कि भाई कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस, मेरे पास तो उसका कोई केस फ्लो नहीं था, क्या केस फ्लो लिखता, था ही नहीं कुछ, केस फ्लो टॉपिक में नहीं है, ना ही किसी किताब में, ना कुछ है। मैंने ये वाला केस फ्लो लिख दिया कि भाई इस केस के अंदर ऐसा बोला गया है, क्यों, टॉपिक का तो केस फ्लो है ना, कि केस फ्लो तो जनरल एक्सेप्शन का है, मैंने लिख दिया कि भाई अगर प्राइवेट डिफेंस लिया जाता है तो प्रूव किसको करना पड़ेगा, कितना लेवल रहेगा। चलो जी केस फ्लो बन गया, आंसर थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा बन गया। तो अगर आपको जनरल एक्सेप्शन में आपको कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाए आपके पास जिसका कोई केस लो ना हो, ऑब्वियस है लीडिंग केस लो है तो वही लिखना है, बट अगर ना हो तो ये केस लो, इनमें से कोई भी एक लिख देना, दोनों एक ही है, दोनों में लगभग एक ही बात बोली गई थी। कोई भी डाउट किसी भी तरह का लेकर जनरल एक्सेप्शन को। ये बात समझ आ गई जो मैंने बोली है या इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो बीएनएस के अंदर जनरल एक्सेप्शन तक खत्म है, बीएनएसएस के अंदर भी अपना लगभग सेक्शन 107 तक चीजें खत्म है। अब आपकी दिवाली की छुट्टी है, 2 तारीख से अपने क्लासेस चालू करेंगे, क्योंकि कल आपका टेस्ट है तो इसलिए क्लास नहीं रखेंगे। कल और परसों के अंदर कोशिश करना संडे और मंडे के अंदर आप लोग अपना टेस्ट दे देना, क्योंकि ऑब्वियस है उसके बाद आप लोग टेस्ट नहीं दे पाओगे। 27, 28, 29, 30, 31 की तो दिवाली है, किसी की 31 है किसी का 1 है, तो 29, 30 आप वैसी दिवाली एंजॉय करोगे, 31, 1 तो 3-4 दिन आप एंजॉय करोगे, आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो बेटर ये है कि आप कल और परसों के अंदर ही टेस्ट लिखकर सबमिट कर देना, पढ़ लेना, नोट्स आपको दे दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लेना। प्री और मेंस मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होंगे, दोनों अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, हमारी तरफ से क्लास खत्म है, आप लोग को एडवांस में हैप्पी दिवाली, और बाकी कुछ भी पूछना है तो पूछ लो।
ओके जी, ठीक है, फिर क्लास हमारी तरफ से खत्म है। कल के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।